हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और क्लास 10th केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। इसमें हमने इसका एक फर्स्ट वीडियो देख लिया था, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था, जहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनकी स्टडी कर ली थी। और आज हमें करनी है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया था, बट डबल डिस्प्लेसमेंट अभी बचा है। तो आइए जानते हैं सेकेंड वीडियो में कि किस तरीके से करना है हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट करें या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करें, उसके लिए हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये हमने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज का फॉर्मेट लिख के दिया है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में एक सीक्वेंस वाइज कुछ एलिमेंट्स को लगाया गया है। एलिमेंट्स क्या, दरअसल ये सब मेटल होते हैं। तो इन मेटल को एक रेगुलर अरेंजमेंट में रखा गया है और डाउन आते हुए आप देखेंगे, जो अगर आप इसके इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो डाउन सफिक्स में ये डिक्रीज होती है और अप में ये इंक्रीज होती है। तो जितना आप नीचे से ऊपर जाएंगे आपको हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, और अप टू डाउन आएंगे तो फिर आपको लो रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। इसकी स्टडी करना क्यों जरूरी है कि जब भी हम कहीं कोई रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं, चाहे तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो या डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो कंपाउंड यूज होने वाला है, अगर उस कंपाउंड में कोई ऐसा मेटल यूज हो जाए जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस नीचे होता है और वो किसी हाई रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट कर देता है, तो हाई रिएक्टिव उस लो रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। जैसे नॉर्मली अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है Cu प्लस यहाँ पे CuSO4 और इसकी रिएक्शन करा दो आप Zn से। अब आप देख पा रहे हो Zn का प्लेस यहाँ है और Cu का प्लेस यहाँ है। तो Zn और Cu के बीच में अगर रिलेशन देखें तो जो नीचे होता है वो लो रिएक्टिव, जो ऊपर होता है वो हाई रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस जिंक का ऊपर है, इसीलिए जिंक जो है वो एक मेटल है लेकिन हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से क्या करेगा, ये कॉपर को रिप्लेस करेगा और यहाँ फॉर्मेशन कर देगा ZnSO4 प्लस Cu। तो कॉपर को रिलीज कर देगा, वहां से हटाएगा और कॉपर के प्लेस पे खुद आ जाएगा। इसने जिंक ने कॉपर के प्लेस पे शिफ्ट हुआ है, इसीलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से वो रिएक्शन कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे तो ये एलिमेंट ने कंपाउंड से रिएक्शन की थी। कभी कभी क्या है कि आप देखेंगे जहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी वहां यहाँ तो कंपाउंड है, बट यहाँ भी क्या यूज होगा, एक एज अ कंपाउंड ही यूज होगा। तो रिएक्टेंट में ही दो एज अ कंपाउंड यूज होंगे और फिर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग एक दूसरे के पेस को चेंज कर देंगे। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। आइए उसके एग्जाम्पल को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनका जो ये सिंबॉलिक फॉर्म है इनको देख लो। ये है क्या, ये पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो इसमें से आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू टाइप से बन जाए, जैसे सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, तो मोस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है प्लेटिनम। तो जो प्लेटिनम है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और पोटेशियम सबसे हाई रिएक्टिव है। तो यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं कि इन रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो कौन है, पोटेशियम। सिंबल क्या है, के। इसका मतलब पोटेशियम का जो सिंबल के है या पोटेशियम है, इसके अंदर वो क्षमता है ये किसी भी मेटल को रिप्लेस कर सकता है अपने द्वारा, चाहे सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एवरीथिंग एक्सेट्रा, नीचे तक कुछ भी हुआ ये सबको रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज में इसको फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है। और कुछ जो हमारी जैसे मॉडर्न एबीसी है
इसमें तो रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, बट हमारी जो लखमीर सिंह की बुक है उसमें रिएक्टिविटी सीरीज वैसे नहीं दी गई है, लेकिन रिप्लेसमेंट के लिए जो प्रोसेस होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज कॉपी की गई है मॉडर्न एबीसी बुक से ली गई है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप चाहे तो 10th क्लास के लिए तीनों वॉल्यूम परचेज कर सकते हैं, मॉडर्न एबीसी और लखमीर सिंह के तीनों वॉल्यूम, बहुत अच्छी बुक है। और लखमीर सिंह में ये नहीं है बट इसकी प्रोसेस वहाँ पे डिफाइन की गई है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सबसे पहला काम तो आपको हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव को लर्न करना, कौन है और इसका नाम क्या है, इसका सिंबल क्या है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कि Zn यहाँ पे कौन किसको रिप्लेस करेगा। इसमें कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, तो आपको वो बताना है, देखना है ध्यान से कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो होंगी और जो नहीं होंगी, कंपाउंड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा होगा। वन बाय वन आइए हम सबको देखते हैं। पहले देख लेते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, दो रिएक्टेंट हैं, यहां भी एक रिएक्टेंट यूज होगा, यहां भी रिएक्टेंट यूज होगा और यहां एक जो प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे भी इसका और इसके दोनों ही ये कैसे होंगे, रिएक्टेंट एज अ कंपाउंड यूज होंगे, एज अ कंपाउंड। तो ये एज अ कंपाउंड यूज होने वाले, इसका मतलब इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हो, अनदर रिएक्टेंट के कंपाउंड को ब्रेक डाउन करोगे और फिर आप उसमें रिएक्टिविटी का यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक रिएक्शन दे दूं, इन्होंने एक रिएक्शन जैसे यहाँ पे दे रखी है AgNO3 और इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं सोडियम क्लोराइड से। अब आपको ये बताना है बनेगा क्या। देखिए AgCl और NaNO3 है ना। देखो आपको कैसे पता लगेगा क्या बनने वाला, अगर आपको नहीं पता Ag को ब्रेक करो तो ये प्लस में जाएगा, NO को ब्रेक करोगे तो ये माइनस में जाएगा, Na आप देखेंगे तो ये प्लस में जाएगा और Cl देखेंगे तो माइनस में जाएगा। इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्शन करेगा, कंबाइन करेगा और इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से करेगा। तो जब AgCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgCl, और Na सोडियम जो है वो NO3 से रिएक्शन करके NaNO3 बना देगा। ठीक है, तो इनके नाम अगर आपको लिखना है तो लिख लो, ये तो आपका है सिल्वर क्लोराइड और ये आपका नाम है इसका सोडियम नाइट्रेट, है ना, ये है सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ आप देख पा रहे हो Ag के प्लेस को चेंज कर दिया गया है। डबल क्यों है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, सोडियम इन प्लेस ऑफ Ag आया है और Ag इन प्लेस ऑफ सोडियम गया है, इसीलिए AgCl2 इसने इसके प्लेस को चेंज किया और इसने इसके प्लेस को चेंज किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल के अंदर दोनों ही तरफ जो रिएक्टेंट हैं वो एज अ कंपाउंड यूज होंगे और फिर उनमें चेंजिंग आ जाएगी। एक और एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आप अगर इसको ब्रेक करेंगे, Ba को अलग कर दो, क्लोरीन को अलग कर दो, प्लस H2 को अलग कर दो और SO4 को अलग कर दो। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं आपको बनेगा क्या, H2SO4 है, ये Ba पॉजिटिव है तो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, तो आपको मिलने वाला है BaSO4 बेरियम सल्फाइड और दूसरा आपका बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बचा क्या है, आप खुद देखो यहाँ पे Cl बचा और H2 बचा है, तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फॉर्मेशन होगा BaSO4 2HCl। कैसे होगा, बेरियम क्लोराइड में बेरियम को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग करके SO4 को अलग कर दिया। अच्छा ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कर जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से करेगा और BaSO4 बेरियम सल्फेट बना देगा। साथ में क्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हो जाएगी जो कि 2HCl का फॉर्मेशन करेगा, जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेरियम सल्फेट है।
और ये आप जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है। तो ये आप सब कंपाउंड्स हैं। कौन कैसे फॉर्म हुआ इसकी प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से बता दी है, लेकिन ये सब हो पाया विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि कौन सा एलिमेंट किससे रखता है ऊपर प्लेस, कौन सा एलिमेंट किसी को करेगा डिस्प्लेस, किस टाइप की इक्वेशन को नाम दिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं और ये आपको एनसीईआरटी के अंदर ये सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं, और कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं बट लखमीर सिंह और मॉडर्न एबीसी में दी हैं, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिए। नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखना है, जैसे बेरियम है, इसको हटा सकता है सोडियम, सोडियम को हटा सकता है पोटेशियम, कोबाल्ट को हटा सकता है आयरन, आयरन को हटा सकता है जिंक, निकल को हटा सकता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, बेरियम, ये सब जो ऊपर है वो हटा सकता है अपने से नीचे वाले को। इसका एग्जांपल मैं आपको एक देना चाहूंगा, जैसे आप क्रिकेटर में तो आप जानते ही है ना, तो जो हाई रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा ना, लो रिएक्टिव के प्लेस को कंटेन कर लेगा, उसके प्लेस पे खुद आ जाएगा। जैसे मुरली विजय को सब जानते हैं, दिनेश कार्तिक को सब जानते हैं, और दिनेश कार्तिक का मुरली विजय का दिनेश कार्तिक के घर बहुत आना जाना लगा रहता था, और दिनेश कार्तिक की जब उनको इंडियन टीम से बाहर निकाल दिया गया तो उनकी पोजीशन थोड़ी सी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरह हो गई थी। दिनेश कार्तिक ना ही किसी भी इंटरनेशनल फॉर्मेट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, उसी समय मुरली विजय अपनी पीक पॉइंट पे थे, और उनकी दिनेश कार्तिक की जिनसे शादी हुई थी और मुरली विजय के इंटरफेयर करने की वजह से थोड़े दिन बाद उनका डाइवोर्स हो गया और मुरली कार्तिक से उसी ने शादी कर ली, उस लड़की ने। तो यहाँ पे लो रिएक्टिव को, दिनेश कार्तिक लो रिएक्टिव थे, उनको मुरली विजय ने रिप्लेस कर दिया। ये आपकी हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं बहुत सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अगर आपको एग्जांपल समझ आया तो चैनल को लाइक करिएगा। आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन तो हटा दो, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए मैं आपको एक जनरली बताना चाहूंगा, केमिस्ट्री के अंदर ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हर एक रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहना चाहें तो एनी रिएक्शन विच हैव रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज नोन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप कहीं भी किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर या तो ऑक्सीडेशन चेक कर रहे होंगे या फिर वहां पे रिडक्शन चेक कर पा रहे होंगे, तो अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसकी दो ब्रांच आप निकाल सकते हो। एक का नाम दे सकते हो ऑक्सीडेशन और दूसरे का नाम हो जाएगा रिडक्शन। और ये दोनों ही टर्म मिला के बनती है रेडॉक्स रिएक्शन। एवरी रिएक्शन इन केमिस्ट्री इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इट हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑल्सो। अब हम बात करते हैं इसमें वन बाय वन कि रेडॉक्स रिएक्शन, सारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है बट इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रखते तो, बट इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे समझेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं पहले ऑक्सीडेशन। तो जहां पे है ऑक्सीडेशन, इसमें अब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, दो टर्म के बीएफ पे यहाँ पे डेफिनेशन दी होती है। एक तो आपका दिया होता है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो इनके रिलेशनशिप को बताने के लिए क्या करना है आपको, अगर कहीं पे एडिशन हो जाए, एडिशन
ऑफ ऑक्सीजन और सेकेंडरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आपको अगर किसी रिएक्शन के अंदर मेंशन करता हुआ आप देख पा रहे हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर किसी रिएक्शन में दोनों पॉइंट्स एक साथ भी हो सकते हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आप डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या देखना है, क्या वहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, अगर हो गया है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी। क्या वहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का होना चाहिए वहां पे रिमूवल। और हो सकता है एक ही इक्वेशन में दोनों चीजें भी आपको देखने को मिले। इस बीएफ पे पहचान पाएंगे आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसकी डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो रेडॉक्स रिएक्शन का मैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर लेके आने वाला हूँ, उसका बेसिक यहीं से स्टार्ट होना है। तो देखते रहिए। अगर किसी भी बच्चे को कॉम्पिटेटिव लेवल्स के लिए क्वेश्चंस का फॉर्मेशन देखना है, कैसे कैसे हो रहा है, रिएक्शन कैसी पूछी जाती हैं, तो 12th का वो सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का देखना ना भूलिएगा। अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन होना है ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको चेक करना है। कोई एग्जांपल अगर आपके पास, जैसे 4Na+O2, अब आप देख पा रहे हो सोडियम में ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हो गया। कैसे पता, आप फॉर्मेशन देखो, आप बनाने वाले हैं NaO, बट अभी तो रिएक्शन में बैलेंस नहीं है। बैलेंस आप अपने तरीके से कर सकते हो, यहाँ 2 लगा के। अब ये बैलेंस तो हो गई, सोडियम के 4 हो गए, तो ये देखिए काउंट कैसे करते हैं इसको भी देख लो। सोडियम के पहले 2 लगा हुआ है तो ये 2 हो गए, और 2 सोडियम के यहाँ हैं तो सोडियम के एटम्स हो गए 4। ऑक्सीजन के 2 हैं तो ये वाला 2 ऑक्सीजन का भी है, इसलिए ऑक्सीजन के हो गए 2। इसने फॉर्मेशन कर दिया Na2O। अब आप यहाँ चेक कर पा रहे हो, सोडियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था। इस ऑक्सीजन ने इसके साथ आके क्या कर दिया, एडिशन। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्यों, डेफिनेशन कहती है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको दिख गया, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट वाले पॉइंट से भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख गया, इसी वजह से इसका नाम ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2Mg+O2, आप बना सकते हो 2MgO। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबाइन करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया गया है। अब आप देख पा रहे हो मैग्नीशियम के पास इसको ऐड किया गया है ऑक्सीजन को, तो ये एडिशन हुआ है ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ भी हो चुका है आपका बेटा ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। दूसरा फिर से बताता हूं, आप देख सकते हो सोडियम में भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसीलिए बना है Na2O। मैग्नीशियम में भी O2 ऐड हुआ है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना है। तो ऑक्सीडेशन पहला पॉइंट यही कहता है, आपको मिलना चाहिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और वो आपको मिल गया है। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम होगा एडिशन रिएक्शन। आपको अगर ये बात समझ आ गई तो एक और देख लेते हैं। एडिशन बेस पे तो आपने इसको चेक कर लिया,
अब एक बार जरा इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे भी चेक कर लेते हैं, इनको पास पास लिख देते हैं। 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO और यहां डाल देते हैं कंबाइंड ऑक्सीडेशन। अब तीसरा एग्जांपल इसका देखिएगा जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात की गई है। 2H2S प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के यहां भी, अब यहां देखो हाइड्रोजन पहले से सल्फर के साथ में ऐड हो चुका है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ बनने वाला है आपका 2H2O प्लस S2। देखो सल्फर में क्या है, ये साथ में, सल्फर के साथ में कौन है, हाइड्रोजन, बट यहाँ सल्फर कैसा है, अकेला। सल्फर ने अपने पास से हाइड्रोजन को हटा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो चुका है। तो यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है, किसके पास से, सल्फर के पास से। आप यहाँ देख पा रहे हो हाइड्रोजन इंक्लूड है किसके साथ, सल्फर के साथ। बनने वाले प्रोडक्ट में हाइड्रोजन अलग हो चुका है सल्फर से, इसीलिए इसको बोला जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ भी मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन, बस तरीका अलग है। यहाँ पे एडिशन था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एडिशन था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो आप इस वजह से इसको चेक कर पा रहे हो, दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल है इसका 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप कुछ भी ले सकते हो, MnO2 ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक साथ है, HCl का फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ, और ये बनाने वाला है MnCl2 प्लस H2O प्लस क्या क्या बाहर हो जा रहा है, Cl2। बैलेंस अपने हिसाब से कर लेना। हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, वाटर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो चुका है, तो क्लोरीन का साथ छोड़ दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन ने, तो क्लोरीन से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो बना था द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और क्लोरीन ने सेपरेट कर दिया, उसको अलग कर दिया, किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन OH से रिएक्शन करके OH और H प्लस आयन रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन कर चुके हैं, जबकि Cl2 क्लोरीन अलग हो गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो एक नॉर्मली गैस के फॉर्म में बचा है। तो इससे इसका मतलब है कि ये दोनों एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के हो गए, ये दोनों एग्जाम्पल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के हो गए। चाहे तो आपको ये दिखे या फिर आपको ये दिखे, दोनों का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नहीं आई है तो भी बताइए, तो फिर मैं इसके और एग्जांपल्स दे सकता हूँ, और देखते हैं हम तब तक के लिए आगे। आपको क्या याद रखना था, फिर से एक नोट लिख रहा हूं, अब फास्ट देखिए। अगर हो जाए बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको क्या दिखेगा, ऑक्सीडेशन। क्या दिखेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट इसको उल्टा कर देते हैं, अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसका, रिडक्शन का। एडिशन यहां हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जस्ट इसका अपोजिट है। बस ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन और ये क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या बोलने वाले हो, रिडक्शन में आपको दिखेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीडेशन में ही हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन के अंदर जस्ट अपोजिट, एडिशन होगा हाइड्रोजन और रिमूवल होगा ऑक्सीजन। अगर ऐसा आप किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर देख पा रहे हैं तो वो रिएक्शन का नाम होगा रिडक्शन रिएक्शन। और जब ये दोनों भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल जाएंगे तो उस रिएक्शन का नाम पड़ेगा रेडॉक्स रिएक्शन। और केमिस्ट्री की हर एक रिएक्शन जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री की हर एक रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। आइए जानते हैं इसके बारे में भी एक दो एग्जांपल्स, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, जस्ट इसका अपोजिट है ये, ठीक है। अब इसको तो जाने देते हैं, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की, रिडक्शन की। तो पहले तो लिख देते हैं रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है किसका, ऑफ हाइड्रोजन का, और रिमूवल होने वाला है ऑफ ऑक्सीजन का। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, जैसे H2+S एरो H2S। अब आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, और जैसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ने सल्फर से कंबाइन करके H2S का फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे इसका हो चुका है हाइड्रोजन का एडिशन, किसके साथ, सल्फर के साथ। तो ये ऐड हो गया, इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन, किसमें, सल्फर में, किसका, हाइड्रोजन का, क्या बन गया, H2S, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इक्वेशन का नाम रिडक्शन। यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन, क्यों हुआ, सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसी वजह से ये पार्ट बन चुका है आपका रिडक्शन रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन का, Cl2+H2S। आपको मिलने वाला है 2HCl+H। अब आप देखिए ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन से अलग है, लेकिन क्लोरीन का इसमें क्या दिख रहा है, अगर ये कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे HCl। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला HCl, और यहाँ पे एडिशन हो चुका है किसका, हाइड्रोजन का, किसमें, क्लोरीन में, इसीलिए क्या बन चुका है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फर को अलग कर दिया गया है। तो हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड हुआ है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखे या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बट अभी तक हमें दोनों रिएक्शन में क्या दिख चुका है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमें दिखा है यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखने की वजह से ये रिएक्शन का नाम पड़ चुका है रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा पास पास लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। तो रिएक्शन क्या थी हमारी, Cl2 थी प्लस H2S थी, और हमने बना रखा था 2HCl और प्लस S बाहर कर दिया। तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो गई, दोनों में ही क्या हो चुका है, एडिशन को, एडिशन किसका हो चुका है, हाइड्रोजन का। अब देख लेते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, ZNO प्लस किसके साथ कर दो, कार्बन के साथ, या CuO कॉपर को कर दो H2 के साथ। अब आप यहाँ चेक कर पा रहे हो, Zn है ऑक्सीजन का, जिंक ऑक्साइड एक साथ दिया हुआ है, बट जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और बना देगा जिंक अलग होके कार्बन मोनोऑक्साइड CO अलग हो जाएगा।
और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा और साथ में H2O की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ ऑक्सीजन इनके साथ में था और यहाँ आके ऑक्सीजन क्या हो चुका है, अलग। यहाँ ऑक्सीजन साथ है और यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गया। किससे, यहाँ चेक कर लो ना, कॉपर से। कॉपर के साथ ऑक्सीजन है बट यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन को कॉपर ने रिमूव कर दिया। ओके, आपको ये बात समझ आ गई? तो यहां बेटा हो चुका है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कर दिया है रिमूव, इस वजह से रिएक्शन बन चुकी है। कौन सी? दोनों में ही रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन। क्या है ये बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए। आप चाहें तो इनके और एग्जांपल भी मैं दे सकता हूं। अगर आपको चाहिए या आपके पास है कोई एग्जांपल तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उनको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कंक्लूजन इतना सा निकल के आया अभी तक पढ़ने के बाद कि रेडॉक्स रिएक्शन डिपेंड करती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। अगर आप हैं 10th क्लास में तो इस चीज को यहाँ तक समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप 11th और 12th की बात करें तो केवल और केवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जितने भी एग्जांपल दिए सब में ऑक्सीजन या तो ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन या ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है। इसका मतलब एक चीज समझने की है, क्या जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं होते तो क्या वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है या नहीं? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इस बात को भी सीख लेते हैं कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इक्वेशन के अंदर तो क्या वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेडॉक्स हो पाएगी या नहीं? अगर आपका आंसर है हाँ तो ठीक है, आइए मैं बताता हूँ, इसी को और एक्सप्लेन करता हूँ। जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नहीं आएंगे फिर भी आप पहचान पाएंगे कि ये है रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है यस। किसी भी कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो क्या होगी, रेडॉक्स होगी। किस बेस पे? तब भी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। किस बेस पे? अब यहाँ पे केस अराइज होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। उस बिहेव पे आप बता पाएंगे इक्वेशन रेडॉक्स है या फिर नहीं। तो ये नेसेसरी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबल लोअर क्लास में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, कोई भी इक्वेशन ऐसी आ गई है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन में नो नहीं लिखना है, वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। जानते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से रेडॉक्स रिएक्शन होगी। जैसे बात कर लेते हैं सोडियम। अब आपको एक चीज देखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से बनने वाली है रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बेस पे पढ़ने वाले हैं आप रेडॉक्स रिएक्शन को। अभी सोडियम एक कैसा दिख रहा है, नॉर्मल एलिमेंट है, इस पे कोई चार्ज है नहीं। आपने क्या किया, इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर सोडियम ने अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दरअसल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है
और जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और अब इसका एटॉमिक नंबर बचेगा 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया। वो कोई भी हो सकता है, लाइक दैट क्लोरीन, जैसे क्लोरीन एक इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कोई भी जिसपे -1 नेगेटिव चार्ज आपको कहीं भी दिखने वाला है वो सब इससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। या नेगेटिव वाले लेंगे तो वो मॉलिक्यूल के हिसाब से ले लेंगे, अगर किसी पे -2 है तो हो सकता है इसके मॉलिक्यूल की क्वांटिटी 2 कर दी जाए, तो ये एक एक दोनों को दे दे। तो इस तरीके से अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा Na+। इससे क्या पता लगा, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है यहाँ पे, डोनेट कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कॉन्सेप्ट को। तो इलेक्ट्रॉन हो गया है डोनेट, इसी वजह से इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन। अब बताइए इसमें कहीं हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, फिर भी ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई भी सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो होगा ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो होगा रिडक्शन। आइए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सोडियम ने यहाँ पे एक कर दिया, ऐसे सपोज मैग्नीशियम भी हो सकता है, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, अभी क्या है, न्यूट्रल है ये, और जब इससे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस पे चार्ज आएगा +2, तो इस यहाँ भी बन जाएगा ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पहले न्यूट्रल था, 2 रिलीज कर दिए, 2 डोनेट कर दिए, इसीलिए Mg+ हो गया। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, और जैसे ही अपने से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा इसका एटॉमिक नंबर बचेगा 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये चीज आपको दिखेगी। इसी कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा 12th क्लास के केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर में, और जिसको भी इसकी बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए देखना है। 10th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 12th में तो उनका वो सिलेबस है ही, तो उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर आपको भी इसके डेप्थ में जाके और नॉलेज गेन करनी है तो आप देख सकते हैं 10th और 11th के स्टूडेंट केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर 1st वॉल्यूम। दूसरा, इसी तरीके से आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, Fe का अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना देगा Fe++ या Fe+2। तो इससे पता लगा यहाँ हो चुका है ऑक्सीडेशन। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ना तो हाइड्रोजन यूज हुआ है ना ही ऑक्सीजन यूज हुआ है। लोअर क्लास की डेफिनेशन में बस यही लिखा होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बट उस कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड भी एक थ्योरी है जो कि मैंने यहाँ आपको बता दी। तो ऑक्सीडेशन के आपको आई होप ये पार्ट समझ आ गए होंगे। इसी बेस पे हम देख लेते हैं इसका और एक पार्ट्स रिडक्शन का। तो इसको पहले इरेज करते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे वो हो जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन को क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन, इसको ध्यान रखना है। और इसको क्या कह देंगे, रिडक्शन। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। ये है क्लोरीन, इसको दे दिया है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन बन चुका है माइनस। माइनस चार्ज हमेशा बताता है, माइनस चार्ज है तो ये बताता है गेन। इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस थ्योरी को बताता है ये नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया, नेगेटिव चार्ज क्या बताता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो किसी का हो सकता है, आप सोडियम क्लोराइड नॉर्मली ज्यादातर बनाते हैं इसीलिए सोडियम का ही ले सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और बना देगा Cl-। ऐसे ही आप और सल्फर S का एग्जांपल दे सकते हो। ये अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और यहाँ बना दे रहा है S- या S2-। इसका नाम क्या है, रिडक्शन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अराइज होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन है क्योंकि
कॉन्सेप्ट आ गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है इसीलिए हो गया रिडक्शन। तो अब आपने इसकी कंप्लीट थ्योरी की स्टडी कर ली है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेस पे भी, इलेक्ट्रॉन गेन और लूज के कॉन्सेप्ट के बेस पे भी। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सारी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। अब कॉन्सेप्ट कुछ नया इसी से रिलेटेड, अगर कोई केमिकल इक्वेशन दी है तो आप पहचानेंगे कैसे, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चैनल को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये यूजफुल चीजें जो मैं आपके लिए बता रहा हूं, तो एटलीस्ट कम से कम इतना बेनिफिट तो मेरा भी होना चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये यूजफुल वीडियो आपको हेल्प तो करेगा, आपके दोस्तों को भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए गए हैं। तो आप इसको शेयर जरूर करें। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल यहां समझा दूं, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, समझना इस कॉन्सेप्ट को। इसमें कहां पे ऑक्सीडेशन और कहां पे रिडक्शन है, इस चीज को समझना है। अभी जिंक कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल, और यहां ब्रेक करके देखना, Zn पे चार्ज होगा, SO4 पे चार्ज होगा -2, समझ पा रहे हैं। तो जिंक अभी कैसा हो चुका है, कैसा हो चुका है, न्यूट्रल से, आप ऐसे समझिए ये जिंक था, अब ये क्या हो चुका है Zn+2। ये प्लस क्यों रहा, क्योंकि जिंक ने या अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी तो बना होगा। इसका मतलब कितने, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज, किसी को डोनेट कर दिए। अब डोनेट कर देगा तो कमी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज, कमी हो गई। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। लॉस या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन। तो इनके बीच में क्या बन गया, रिडक्शन। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई। अब यहां देखना, यहां अगर इसको ब्रेक करोगे तो Cu कैसा था, प्लस, SO4 कैसा था, माइनस। ये Cu प्लस से किस में कन्वर्ट हो चुका है, न्यूट्रल। अब सोचो अगर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो ये न्यूट्रल हो गया, मतलब क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। इसने क्या किए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और न्यूट्रलाइजेशन में चला गया, न्यूट्रल हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दोनों एक ही रिएक्शन में है, इसलिए कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बहुत डीपली अच्छे से सुनना है इस बात को। Zn ने रिएक्शन किया कॉपर सल्फाइड से CuSO4 और बना दिया ZnSO4। अच्छा ये बना क्यों, चेक कर लो बेटा, कॉपर 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 कहाँ, ये रहा कॉपर का प्लेस नीचे, Zn का ऊपर, कॉपर को हटा देगा, कौन रिप्लेस करेगा, Zn। बाय द रिएक्टिविटी सीरीज Zn हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, अपने से नीचे वाले प्लेस के जितने भी एलिमेंट उनको रिप्लेस करने की पावर है इसके पास। ये रिएक्टिविटी सीरीज से समझ सकते हैं। तो Zn रिप्लेस करेगा कॉपर को, बना देगा ZnSO4 और कॉपर अकेला रह जाएगा। अब यहाँ ये CuSO4 को ब्रेक डाउन करोगे तो कॉपर की वैलेंसी +2, SO4 -2। अब ये +2 है, बैगर है, अगर तोड़ देते हो तो इस पे +2 चार्ज है, मतलब स्टेबल होने के लिए अभी इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तब जाके ये स्टेबल होगा। और ये जैसे ही आपने कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये चुपचाप न्यूट्रल हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कॉपर से कॉपर, कॉपर प्लस से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और गेन करने पे हो जाता है ऑक्सीडेशन, इसलिए इस इक्वेशन का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। वहीं आप दोबारा दूसरा समझ सकते हो, Zn है न्यूट्रल और जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे ये Zn+2 SO4 माइनस में हो जाएगा। Zn पे चार्ज क्या आ चुका है, प्लस। तो Zn था और Zn से Zn प्लस बन गया, इसका मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए होंगे लूज, डोनेट, और बन चुका है Zn। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है या लॉस हो जाता है तो इक्वेशन हो जाती है
रिडक्शन, तो यहाँ हो गया रिडक्शन, यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। और जब भी ये किसी इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं तब इसका नाम हो जाता है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। आगे देखते हैं। ये बात आपको समझ आ गई? रफ कर दूं? एक और एग्जांपल है इसका, 2Na+Cl एरो 2NaCl NaCl2 देख लो, बना दो यहाँ पे। अब ब्रेक करना है आपको। यहाँ पे सोडियम कैसा है? न्यूट्रल, और न्यूट्रल से कैसा हो चुका है भाई? इसको ब्रेक करना है Na+Cl-। तो सोचो अगर सोडियम था और बन चुका है सोडियम प्लस, तो क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहाँ पे हो चुका है लूज या लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस या लूज, जिसकी वजह से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही बन जाएगा Na+, और जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है तो बन जाता है रिडक्शन। ठीक है, क्या हो गया है? रिडक्शन रिएक्शन। ओके। दूसरा, अभी क्लोरीन कैसा है? न्यूट्रल। यहां आ जाओ, क्लोरीन कैसा हो गया? यहां पे इलेक्ट्रॉन किया गया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। ये कौन सा, ये क्या बन चुका है? ऑक्सीडेशन। तो यहां हो गया है ऑक्सीडेशन। आप समझने की कोशिश करो, सोडियम न्यूट्रल है, प्लस में चेंज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कम हो गए। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इस बात को ध्यान रखना, अगर प्लस का है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है? कमी, और माइनस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए हैं? अधिक। इस चीज को ही बस ध्यान से सुनना है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। तो सोडियम से बना सोडियम प्लस, इलेक्ट्रॉन हो गए कम, जिसकी वजह से नाम पड़ गया रिडक्शन। और यहाँ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और टोटल रिएक्शन की बात करें तो ये इक्वेशन हो गई रेडॉक्स। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, देखते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट को। Cu+2Ag अब यहां क्या बन गया? AgCu। ठीक है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, 2 लगाना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बैलेंस कर लो, या CuAg2 बना दो। ठीक है, इस तरीके से वही फिर कॉन्सेप्ट, Cu न्यूट्रल है, यहाँ ब्रेक करोगे +2 हो जाएगा, Ag न्यूट्रल है, यहाँ ब्रेक करोगे -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आगे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे छूट गया है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना। हाँ, जब हमने ये पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक था, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक आप वापस आते हैं एक बार, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट स्किप हुआ है जो कि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इस वजह से स्किप हो गया, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है।
आपसे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछी जाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा 30 सेकंड का एक वीडियो है, उसको भी साथ में ऐड कर देते हैं, कॉन्सेप्ट है उसको वीडियो में ऐड करते हैं, आप देखिएगा। हमेशा आपके मन में एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, जब ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज। आइए देखते हैं उनके कॉन्सेप्ट को, वो कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे ZnCu ZnSO4। अब यहां बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहां आपका खत्म हो चुका है, ये मैंने फिनिश कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जैसे यहाँ देखो कॉपर है और जिंक सल्फेट से रिएक्शन करानी। अब आप यहाँ आ जाओ, पहले कॉपर देखो कहाँ है, कॉपर ये है, जिंक कहाँ है। अब क्या कॉपर की इतनी हिम्मत है जो जिंक को रिप्लेस करे रिएक्टिविटी सीरीज में? भाई साहब ये तो पहले से ही ऊपर है, इसका तो अपर पार्ट है। तो लोअर पार्ट भी प्रेजेंट एलिमेंट के पास वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इसको रिप्लेस कर सके। तो रिएक्टिविटी सीरीज में इसमें इसका प्लेस ही ऊपर है और इसी को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे धोखे से बना दिया CuSO4 तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा रॉन्ग। तो हर बार आपको यही नहीं है कि ब्रेक डाउन करना है और इसको रिएक्ट करा के करा दें। भाई साहब पहले रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ लो, उसमें सबके प्लेस चेक कर लो। ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि जिंक का प्लेस कॉपर से बहुत ऊपर है। तो कॉपर को तो जिंक रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक को कॉपर रिप्लेस नहीं करता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर का प्लेस जिंक से नीचे है। तो यहां हो जाएगा नो रिएक्शन। इस बात को जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये वाले एग्जांपल्स एनसीईआरटी में नहीं है। तो यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगी ही नहीं, इसी वजह से यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और हो सकता है कोई बच्चा धोखे से बोल दे कि सर बनेगा CuSO4। भाई साहब ये गलत है क्योंकि जिंक का प्लेस कॉपर से ऊपर होता है, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, 2Ag plus CuNO3 का होल ट्वाइस। अब यहां भी क्या बनने वाला है? नो रिएक्शन ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज। Ag कहाँ है? यहाँ। कॉपर कहाँ है? तो कॉपर तो रिप्लेस कर सकता है Ag को, लेकिन Ag कॉपर को रिप्लेस नो रिप्लेसमेंट। तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इसी कॉपर Ag का प्लेस बहुत नीचे है, इसलिए यहाँ भी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। इस बात को अच्छे से समझ लेना, रिएक्शन कहाँ हो सकती है और कहाँ पे नहीं हो सकती। तो ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो स्किप हो गए थे, बट अब मैंने आपको करा दिए हैं, इनको आप ध्यान रखना। और रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लर्न रखना। इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इसके लिए बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि अब मैं इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद कराने वाला हूं इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और अगर आपको जानने हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस फॉर्मेट में पूछे गए और क्या हैं उनके राइट आंसर्स, तो आप बेल आइकन को दबा के रखिए। देखते रहिए संदीप एजुकेशन हब। आगे का हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी और कोरिजन। कोरोजन और रेंसिडिटी में दो चीजें हमें समझनी है। जब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, इस टाइप की रिएक्शन जो होती है उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन के अंदर में क्या है कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमारी एक ग्रिल होती है, लोहे आयरन से बनने वाले सब्सटेंस होते हैं, या जो आपके आयरन सब्सटेंस हैं उनको आप देखेंगे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर वो उनकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दी जाए तो उन पे एक रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसी का नाम कोरोजन रखा गया है, इसी को कोरोजन नाम से जानते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इसी का एग्जांपल है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, तो आप इसको पेंट कर सकते हो, इस पे ऑयल लगा सकते हो, यही सब इसके प्रिवेंशन के लिए दिए गए हैं कुछ
तो आप ऑक्सीजन को, मॉइस्चर को दूर रखना है, टाइट कंटेनर में चीज़ों का यूज करना है और ऑक्सीजन से दूर रखना है। मेन पर्पज यही है, जहाँ पे उसे मॉइस्चर मिलेगा, जहाँ पे उसे नमी मिलेगी, एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब करेगा, और ये सब के सब मोस्ट प्रोबेबल आयरनिक सब्सटेंस ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड में भी रस्टिंग हो जाएगी ये, तो ये सब ऐसी चीज नहीं है। कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं जो आयरन से बनने वाले ऑल सब्सटेंस जिन पे रस्टिंग की प्रोसेस होती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए उन्हें वाटर से दूर रखा जाए, उन्हें नमी से दूर रखा जाए, ऑक्सीजन से दूर रखा जाए, और पानी के वाटर जब वो, और उससे बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए आप उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड कराने के लिए आप उस पर पेंट कर सकते हो, उस पर ऑयली सब्सटेंस लगा सकते हो, उस पर किसी ऑयली सब्सटेंस का लेप लगा सकते हो, जिससे कि आप उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करा सकते हो। दूसरा है, बात करते हैं बेटा रेंसिडिटी की। तो ये जो हमारा रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट है, तो आपके जो जितने भी ये आपका जो भोजन है, फूड है, मोस्टली उनके अंदर उनको बचा के रखना, उनमें जो सड़न पैदा हो जाती है, उनके अंदर जो उनसे बदबू आने लगती है, उनके लाइफ टाइम को कैसे इंक्रीज कराया जाए। तो जो आपके ऑयली सब्सटेंस हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी वही है कि आप उसको इसका इम्पैक्ट टेम्परेचर का मेन इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर को लो कर सकते हो, टाइट कंटेनर में यूज कर सकते हो, और जो आपके स्नैक्स वगैरह होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वो चलें, तो एक लाइफ इंक्रीज करने के लिए उनको हम जिस पॉलीथीन के अंदर कवर करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से चिप्स वगैरह जो हैं जिनसे भी बनाए, वो पोटैटो, टोमेटो जिसके भी बने होते हैं, उनको प्रिवेंशन प्रोवाइड कराती है नाइट्रोजन गैस, और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से वो दूर रहती है, इसीलिए वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए रैपर्स के अंदर हम नाइट्रोजन जैसी गैस का यूज करते हैं और प्रिवेंशन प्रोवाइड कराते हैं। और इसको भी आप इसको प्रिवेंशन के क्या क्या और मेथड हो सकते हैं, तो आप एक तो एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो, लो टेम्परेचर यूज कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हो, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। तो आप जो भी आपके ये खाद्य पदार्थ हैं, इनको आप लाइट से डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि जहाँ पे लाइट होती है वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो चीज़ें खराब होंगी। जैसे अगर जैसे आप नॉर्मली देख लो, वेजिटेबल जो आपके घर पे खाना बनता है, अगर ऑयली कम है तो जल्दी खराब हो जाएगा, अगर थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा है तो थोड़ा लेट खराब होगा, आधा घंटा 1 घंटा टाइम इंक्रीज करा सकते हो। सेकेंडरी, अगर आपने फ्रीज का यूज किया है, रेफ्रिजरेटर में रखा है, तो उसकी लाइफ थोड़ी सी 2-4 घंटे इंक्रीज करा सकते हो। अगर आप क्योंकि उसका टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर पे उन सब्सटेंस को सेफ रखा जा सकता है। और स्नैक्स वगैरह के लिए तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि आप उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हो। अगर उसमें नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी तो उसके अंदर भी रेंसिडिटी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ हमारे छोटे से कॉन्सेप्ट थे जिसके लिए अब हमने आपको ये बता दिया। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है फिनिश। अब इस पे हम करेंगे जो एनसीईआरटी फाइल के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको, और आफ्टर दैट करने वाले हैं सम प्रीवियस ईयर सीबीएसई पैटर्न्स क्वेश्चंस। तो आज के लिए टॉपिक तो फिनिश हो गया, आज के लिए बस इतना ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या हैं उनके आंसर्स, इसको जानने के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।